नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स सीरीज की आज की वीडियो में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, जोर शोर से कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, खासतौर पे करंट अफेयर्स में और जनरल अवेयरनेस में, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टडी करने में या प्रिपेयर होने में। तो मैं ज़रूर उस पर फोकस करूँगा और आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके लिए एक ईजी सोल्यूशन वहाँ पे दिया जा सके अपनी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को मजबूत करने में। राइट। सो आज की वीडियो भी पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिलेवेंट हैं आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। राइट। सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Prime Minister has launched a national master plan for multi-modal connectivity. What is the name of this master plan? प्रधानमंत्री ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इस मास्टर प्लान का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पीएम नेशनल प्लान, पीएम गति शक्ति प्लान, पीएम मल्टीपर्पज प्लान या पीएम सर्व शक्ति प्लान। तो पहले मैं आपको सही उत्तर यहां बता दूं, सही उत्तर यहां पे है पीएम गति शक्ति प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, यहाँ पे नाम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नाम है पीएम गति शक्ति प्लान। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो प्लान है, यानी कि नेशनल मास्टर प्लान जो है, वो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है जी। यानी कि ये एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स प्लान किए जाने हैं या वो ऑलरेडी प्लान्ड हैं या वो अंडर डेवलपमेंट हैं, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को या इन सारे प्लान्स को एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म से प्लान किया जाना है, आपस में कोऑर्डिनेशन करके। मतलब कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन को महत्व देकर यहाँ पे जो भी प्लान बनाया जाना है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट का, उसमें दूसरे डिपार्टमेंट से भी पूछा जाएगा कि भैया आपको भी इस प्लान के तहत कुछ करवाना तो नहीं है। क्योंकि कई बार आप ये देखते हैं एक तरीके का मिसमैनेजमेंट ही होता है। कई बार आप ये देखते हैं अपने आसपास या अपने शहरों में कि सड़क बना दी जाती है, लेकिन अगले 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस सड़क को वापस खोद दिया जाता है। राइट। और रीजन दिया जाता है कि यहाँ पे पाइपलाइन बिछनी है या यहाँ पे ऑलरेडी जो पाइपलाइन बिछी थी उसमें डैमेज आया है, उसको फिर से सुधारना है। ये बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। तो ये अच्छा है, आप उसको बना रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब ये देखा जाता है कि अगले 15 दिन बाद ही उस रोड को खोद दिया जाता है, तो कई बार आप ये सोचते जरूर हैं कि यार क्या ये आपस में प्लान नहीं करते इस चीज को, क्या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोई अपना काम करा रही है तो जल विभाग उसको 15 दिन बाद फिर से वापस क्यों खुदवा रही है। राइट। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है। ये बहुत बार इसको देखा जाता है, कई क्षेत्रों में देखा जाता है। और इससे क्या होता है कि एक तरीके से पब्लिक का जो पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, वो डेफिनेटली बर्बाद होता है। राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वाकांक्षी ये प्लान है, यानी कि नेशनल मास्टर प्लान जो है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के जो काम होने हैं या जो प्रोजेक्ट्स होने हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन को महत्व दिया जाएगा। यानी कि मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को आपस में बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि भैया इस पर्टिकुलर प्लान के तहत किन किन डिपार्टमेंट्स को काम कराना है, ताकि रियल टाइम बेसिस पे वहां पे इन जो प्रोजेक्ट्स को आप बात कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट को आप प्लान कर रहे हैं, रियल टाइम बेसिस पे उसको आप एफिशिएंट मैनर में इंप्लीमेंट कर पाएं। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक पॉइंट को आप डिटेल में जरूर पढ़ लें। एक और यहां पे मैं आपको बात बताऊं कि ये जो प्लान है, नेशनल मास्टर प्लान है, वो 100 लाख करोड़ का यहां पे रखा गया है। यहां पे जो कॉस्ट मतलब कि रखी जानी है, एक तरीके जो प्लान किया जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो बजट रखा गया है लगभग वो 100 लाख करोड़ का रखा गया है, तो इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको जरूर याद कर लें, नोट कर लें, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा जा सकता है। राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has been recently accorded महारत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट? हाल ही में सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आप इस क्वेश्चन को भी बहुत डिटेल में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, आप स्टैटिक पार्ट को भी आप दिमाग में रखिएगा। वो स्टैटिक पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ पे
आंसर जानिए। यहाँ पे आंसर जो है दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड। जी, तो इस मतलब कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा था स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में कई बार या करंट अफेयर्स में ही कई बार इसको मिला के पूछा गया है कि महारत्न का जो दर्जा है या यहाँ पे महारत्न जो स्टेटस दिया जाता है कंपनीज को, वो किस आधार पे दिया जाता है, किन कंडीशंस पे दिया जाता है, या महारत्न अकॉर्डेड कौन कौन सी कंपनियां हैं। कई बार ऑप्शन में दिया जाता है इस तरीके से और बोला जाता है कि यहाँ पे कौन सी कंपनी है जो महारत्न स्टेटस होल्ड करती है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको नाम को याद रखना। इस जितने भी कंपनीज हैं उन कंपनीज के नाम आप याद करिए कि कौन सी यहाँ पे महारत्न कैटेगरी में रखी जाती है, कौन सी नवरत्न कैटेगरी में रखी गई है, और महारत्न नवरत्न के लिए यहाँ पे कंडीशंस क्या रखी गई हैं। जो भी मतलब स्टेटस दिया जाता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उनको जरूर आप दिमाग में रखें। कई बार इकोनॉमिक्स में इस तरीके से भी सवाल पूछा गया है कि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कितना का टर्नओवर होना चाहिए, या उसमें अदर टारगेट्स के रूप में क्या बात की जाती है, क्या कंडीशंस रहती हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पे नई कंपनी के रूप में शामिल हुई, मतलब कि महारत्न स्टेटस लिस्टेड जो कंपनीज हैं उन लिस्ट में नई कंपनी इंक्लूड हुई है, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कुल मिला के आज की डेट में भारत में 11 कंपनीज हो चुकी हैं जिनको महारत्न का स्टेटस मिल चुका है, राइट। तो आप यहाँ पे ये डेटा भी आप अच्छे से याद रखें, राइट। तो कितने की बात हो रही है, 11 कंपनीज की बात हो रही है, तो इनको महारत्न का स्टेटस मिल चुका है। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन है ये ऑलरेडी महारत्न का स्टेटस इनको मिल चुका है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस हैं उन सब को यहाँ पे महारत्न स्टेटस मिल चुका है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको महारत्न स्टेटस मिल चुका है उनका भी आप नाम याद करें, जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has retained the third rank in the Renewable Energy Country Attractiveness Index? किस देश ने Renewable Energy Country Attractiveness Index में तीसरा स्थान बरकरार रखा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया, चाइना, यूएस या इंडोनेशिया। तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, पहले सही उत्तर यहाँ पे है इंडिया। जी, तो इंडिया ने थर्ड रैंक अपनी बनाई रखी है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। इंडेक्स का नाम आप जरूर याद रखें, इस इंडेक्स का नाम है Renewable Energy Country Attractiveness Index। जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शंस की, तो यहाँ पे बात की जा रही है चाइना, यूएस और इंडोनेशिया की। तो यहाँ पे यूएस जो है वो पहले नंबर पे है, चाइना जो है वो दूसरे नंबर पे है, और इंडिया जो है वो तीसरे रैंक पे है। लेकिन यहाँ पे इंडोनेशिया जो है वो एक नई कंट्री के रूप में शामिल हुई है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में एक जगह बनाई है, और इसका अपना एक खास रोल है, इसकी अपनी खास अचीवमेंट है। वो किस तरीके से इसको इंडोनेशिया को शामिल किया गया है, किस वजह से शामिल किया गया, इसको भी आप डिटेल में जरूर पढ़ें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बनता है, राइट। तो इंडिया ने यहाँ पे थर्ड रैंक बनाई है। और मैं आपको खास बात बताऊं कि यहाँ पे इस बार ये जो इंडेक्स है वो 98वीं सूची है, यानी कि 58th इंडेक्स है, और इस इंडेक्स में इस बार भी भारत को अच्छी रैंक मिली है, थर्ड रैंक मिली है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अक्षय ऊर्जा का जो मतलब एक जो प्रमोशन है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रमोशन है, वो ये इंडेक्स कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को मोटिवेट करता है कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को एक तरीके से कंजर्व करना है, उनको प्रमोट करना है, राइट। तो इसी इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है, चीन को दूसरा स्थान दिया गया है, और भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। और कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने टॉप 10 में रैंक पाई है, आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ लें, जरूर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has received prestigious C.K. Prahalad Award 2021 for Global Business Sustainability Leadership? ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है सत्य नडेला। जी, तो सत्य नडेला को यह पुरस्कार दिया गया है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसका नाम है सीके प्रहलाद अवार्ड। तो 2021 के लिए यहाँ पे सत्य नडेला को चुना गया है। क्यों चुना गया है, और यहाँ पे जिस लीडरशिप की बात की जा रही है वो एक्चुअल में किस लीडरशिप के लिए ये इनको चुना गया है, वो भी आप जरूर डिटेल में सर्च करें, उसको नोट करें, याद करें, राइट। और इसके स्टैटिक पार्ट को भी आप जानें कि ये सीके प्रहलाद अवार्ड एक्चुअल में होता क्या है, किन किन फील्ड्स में ये दिया जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि सीके प्रहलाद अवार्ड जो है वो 2010 में इसको फाउंड किया गया था। कब किया गया था? 2010 में इसको फाउंड किया गया था। और इसकी जो
जो फाउंडिंग हुई थी वो CEF यानी कि कॉर्पोरेट इको फोरम के जो फाउंडर हैं CK प्रहलाद, उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इस अवार्ड को रखा गया था, इसको फाउंड किया गया था, राइट। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अवार्ड है ये किन लोगों को दिया जाता है, तो बेसिकली ये उन लोगों को दिया जाता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, या उसमें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, या इनोवेशन या लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, या यूं कह लें कि जो लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस है या इनोवेशन है या सस्टेनेबिलिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक एपिटम पर्सनैलिटीज के तौर पर काम करते हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली ये अवार्ड उनको दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक पॉइंट को डिटेल में जरूर पढ़ लें कि किस तरीके से किन कंडीशंस को फुलफिल करने पे ये अवार्ड दिया जाता है, राइट। और सत्या नडेला किस कंपनी से जुड़े हैं, राइट, ये भी आप जरूर बताएं मुझे, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप कमेंट जरूर करें, पूछें अगर आपको नहीं मालूम है, और सबसे बेस्ट तो यही है कि आप उसको सर्च करें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has planned to build rover to help NASA find oxygen on moon? किस देश ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन खोजने में नासा की मदद करने के लिए रोवर बनाने की योजना बनाई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या रशिया। तो यहाँ पे सही उत्तर आप जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया जी। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे नासा की मदद करने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्लान किया है, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 20 किलोग्राम सेमी ऑटोनोमस ल्यूनर रोवर की बात की जा रही है। कितने की बात की जा रही है? 20 किलोग्राम सेमी ऑटोनोमस ल्यूनर रोवर की बात की जा रही है। मतलब बेसिकली ये है कि ये जो रोवर है वो चंद्रमा की सतह में खुदाई करेगा, एक तरीके से वहां पे ऑक्सीजन को मतलब कि सर्च करने की कोशिश करेगा, और ये बताने की कोशिश करेगा कि क्या ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल हो सकता है, या उस ऑक्सीजन को किस तरीके से यूज किया जा सकता है फर्दर रिसर्च के लिए। खासतौर पे चंद्रमा और मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे मानव की उपस्थिति को किस तरीके से वहां पे इंश्योर किया जा सकता है अगर ऑक्सीजन वहां पे उपलब्ध है तो, राइट। तो जो भी रिसर्च होने हैं फ्यूचर में मंगल मिशन को लेकर, चाहे वो चंद्रमा मिशन को लेकर हो, चाहे मंगल मिशन को लेकर हो, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से हेल्प करेगा, या उसका ये जो रोवर होगा वो किस तरीके से यहाँ पे नासा की हेल्प कर पाएगा, और किस तरीके से क्या उसको सक्सेस मिलती है यहाँ पे ऑक्सीजन को खोजने में। तो जरूर आप इसको डिटेल में पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल फॉर्म में, फिल्टर्ड फॉर्म में, और टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली न्यूज दी जाती है, फिल्टर्ड फॉर्म में पॉइंट वाइज दिया जाता है, ताकि आपको ज्यादा न्यूज पढ़नी ना पड़े, आप टू द पॉइंट वहां पढ़ पाएं, और अपने एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड मैटर है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, उनको आप याद कर पाएं और नोट कर पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।